Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी लुकिंग इनटू द करंट अफेयर्स ऑफ 17th मई। शुरू करें उससे पहले मैं आपको इस वीडियो की एक थोड़ी सी झलक दे देती हूँ। अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक साइक्लोन के बारे में। आप सभी को पता होगा इंडिया में साइक्लोन ताइतू नाम का एक साइक्लोन यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला है गुजरात में। और इस साइक्लोन के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये साइक्लोन कैसे आता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके अलावा किस तरह से इसकी नेमिंग होती है, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इस साइक्लोन के, ये सब कुछ हम जानेंगे, इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा हम और भी चीज़ें देखेंगे जैसे कि कंगारू केयर। कंगारू केयर क्या है, इसके क्या मायने हैं, किस तरह से मदरली केयर में ये हेल्पफुल है, किस तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करता है। ये सब एक अनोखी टेक्निक है ये, ठीक है, सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए बच्चों के। लश्करगाह ये एक प्लेस है जो रिसेंटली न्यूज़ में है। ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे। आप सभी ने सुना होगा कोविड के बाद ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है, इसके बारे में देखेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग किस तरह से होती है, ये ताइतू नाम कहाँ से आया साइक्लोन का, इन सब के बारे में हम समझेंगे। लाइटनिंग आपने सभी ने देखा होगा, असम में 18 एलिफेंट्स की डेथ हो गई लाइटनिंग के कारण। तो क्या एक छोटी सी लाइटनिंग 18 एलिफेंट्स इतने ह्यूज एनिमल्स को कैसे मार सकती है, इसके बारे में समझेंगे। और हाइपरटेंशन, आज देखो 17th मई है और 17th मई जो है ये इसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के फॉर्म में मनाया जाता है। तो हाइपरटेंशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। सो पहला क्वेश्चन हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंगारू केयर। तो ये कंगारू केयर क्या है? पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए एक इफेक्टिव रेमेडी है। दूसरा, इट इज़ रिकमेंडेड फॉर लो बर्थ वेट बेबीज। तो लो बर्थ वेट बेबीज के लिए इसे रिकमेंड किया जाता है। तो देखो कंगारू केयर क्या है ना, जब कोई मदर कोई बेबी को बर्थ देती है और वो बर्थ अगर जो बेबी हुआ है वो बहुत लो वेट का है, तो उस केस में उस बेबी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। उस सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं लगते। सिर्फ ये टेक्निक क्या है, ये कंगारू केयर में क्या होता है कि जो मदर है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखती है अपने बेबी को। इससे उसके सर्वाइवल रेट्स जो हैं वो बढ़ते हैं, ओके। और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, डेवलपमेंट अच्छा होता है और इन्फेक्शंस जो भी हो सकते हैं उसमें वो नहीं होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए कंगारू केयर न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि कोविड के कारण कई सारे ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट हो गए थे कि जो पॉजिटिव मदर्स हैं, जो कोविड पॉजिटिव मदर्स हैं, क्या वो अपने बच्चों को कंगारू केयर दे सकती हैं, ठीक है, क्या वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं, ये सारे इश्यूज थे। तो इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, पॉजिटिव मदर्स भी कंगारू केयर दे सकती हैं, ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। हालांकि जो बच्चा है उसकी देखरेख कोई ऐसा पर्सन करेगा जो पॉजिटिव नहीं है, जिसको वैक्सीन्स लगी हुई है, जिसकी ऐसी वल्नरेबिलिटी नहीं है कि उसको कोविड हो सके, तो ऐसा पर्सन उस बच्चे की देखरेख करेगा, ठीक है। तो कोविड-19 पॉजिटिव मदर्स शुड कंटिन्यू विद कंगारू केयर विद प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस एंड प्रेफरेबली लेट वैक्सीनेटेड पीपल टेक केयर ऑफ द इन्फेंट। तो इन्फेंट की जो टेक केयर है वो कोई दूसरा गार्जियन करेगा उसकी, और उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंगारू केयर देना है वो सब मदर कर सकती है विद प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अब देखो ये हमारे हेल्थ टॉपिक से रिलेट करेगा। मैंने आपको बताया ये एक ऐसा इंटरवेंशन है जिसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट किया जाता है मदर एंड चाइल्ड के बीच में। इससे क्या होता है कि जो बच्चा है उसके सर्वाइवल रेट्स बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट WHO के अकॉर्डिंग 30 to 25% जो रेट्स हैं, सर्वाइवल रेट्स हैं, वो बढ़ जाते हैं इन्फेंट्स में इस टेक्निक के थ्रू, ओके। और आप सभी को पता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 30 के आसपास है, ठीक है, 30 डेथ्स होती हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो ये बहुत बड़ा है। और इनफैक्ट जो 97% लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, 97%, वो डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज में ही होते हैं। और इस 97 का भी 40%, मतलब कुल मिला के 40% ऐसे बच्चे जिनका लो बर्थ वेट है जन्म के टाइम पे, वो 40% बच्चे सिर्फ इंडिया में ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कंगारू केयर टेक्निक, ठीक है। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लश्करगाह। लश्करगाह क्या है?
कौन सी प्लेस है, कहाँ से रिलेटेड है, ये एक न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में बताना है। पाकिस्तान में है, ईरान में है, अफगानिस्तान या श्रीलंका। तो देखो ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में आपको पता होगा जो बाइडेन ने अपने ट्रूप्स को वापस लेने की बात की है, तो वहाँ पे तालिबान फिर से मिस्चीवियस हरकतें करने लग गए हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही है। तो लश्कर गाह में रिसेंटली अटैक्स एंड वायलेंस देखने को मिला था अफगानिस्तान में, विच वॉज डन बाय तालिबान। ओके, अब देखो ये लश्कर गाह के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। फाइटिंग रिज्यूम्स इन सदर्न अफगानिस्तान, तो सदर्न अफगानिस्तान में है ये लश्कर गाह, और ये कैपिटल है किसका, हेलमंड, हेलमंड प्रोविंस का ये कैपिटल है। यहाँ देखते हैं अफगानिस्तान का मैप। देखो अफगानिस्तान इंडिया को टच करता है कि नहीं। देखो इंडिया का जो पीओके रीजन है ना, पीओके रीजन को टच करता है। बहुत ही छोटी बाउंड्री है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, पीओके वाली। और इसे जो ये छोटा सा बॉर्डर दिख रहा होगा, छोटा सा एरिया, इसे वाखन कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ से ये इंडिया को टच करता है, इंडिया के पीओके को टच करता है। ओके, और कुछ लोग इसको पाकिस्तान का पार्ट मानते हैं, तो लोग मानते ऐसा भी हैं कि अफगानिस्तान इंडिया को टच करता ही नहीं, अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान को टच करता है। लेकिन इंडिया का क्लेम है कि नहीं, अफगानिस्तान इंडिया को टच करता है, क्योंकि पीओके इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है। और हमारा क्लेम उस पर अभी भी है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि डुरंड लाइन जो है वो कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। डुरंड लाइन जो बॉर्डर है वो कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है। लेट अस मेक द सेशन इंटरैक्टिव, ठीक है, दोनों को मज़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइएगा डुरंड लाइन किसके बीच में है। अफगानिस्तान की बात करें तो देखो अफगानिस्तान जो है इसको कौन कौन सी कंट्रीज़ बाउंड्री करती हैं। एक तो पाकिस्तान है यहाँ से, फिर इंडिया है, फिर थोड़ा सा पार्ट है इसका, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा चाइना का, फिर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे आएगा ईरान। ओके, अब अफगानिस्तान के कौन कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में है। सबसे पहली चीज़ देखो हेरत, हेरत जो है ये इंपॉर्टेंट सिटी है अफगानिस्तान की। यहाँ पे इंडिया ने सलमा डैम बनाया है। सलमा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इंडिया ने यहाँ बनवाया हेरत में। देन जरांज, देखो जरांज यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। जरांज और दिलाराम, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा सा रोड बना था, गार्लैंड हाईवे बोलते हैं इसको, ये बनवाया था इंडिया ने ही। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काबुल, काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाई थी इंडिया ने ही। ओके, और इस तरह से बहुत सारी और भी आपको लोकेशंस दिख जाएंगी। कांधार है यहाँ पे। ओके, लश्कर गाह, ये देखो ये लश्कर गाह है, और ये हेलमंड रिवर है। हेलमंड रिवर के ऊपर ही हेलमंड प्रोविंस है, और हेलमंड प्रोविंस का ही कैपिटल है लश्कर गाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक फंगस। देखो जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन बता रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, तो मैंने यहाँ कहीं आंसर नहीं लिखा है। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ें और इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करें पहले। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस न्यूज़ में बहुत है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूकरमाइकोसिस, म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जा रहा है ये। दिस फंगस इज नेचुरली प्रेजेंट इन सॉइल एंड एयर। तो ये फंगस नेचुरली सॉइल एंड एयर में प्रेजेंट है। तो ये फंगस सॉइल एंड एयर में नेचुरली प्रेजेंट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस एंड सॉइल एंड एयर में दोनों प्रेजेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ आंसर होगा बोथ 1 and 2। ओके, अब देखो ये ब्लैक फंगस न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि फंगस इन कोविड पेशेंट एज फैमिलीज हंट फॉर ड्रग, फार्मेसी से नो स्टॉक। तो इस फंगस, ये जो फंगस है ना, ये ब्लैक फंगस, ये बहुत रेयर था यूजुअली, बट कोविड के बाद इसके केसेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। और इसके लिए जो ड्रग यूज़ होता है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्फोटेरिसिन बी, ये ड्रग है इसका, और ये अवेलेबल ही नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो म्यूकरमाइकोसिस इसको कहते हैं। रेयर था ये, बट सीरियस फंगल इन्फेक्शन है। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसका, इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ये जो डिसीज़ है ये मेनली स्किन को अफेक्ट करता है, और इसके अलावा लंग्स एंड ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें देखो ये जो कौन कॉज करता है इसको, तो एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स हैं, ठीक है, जिनको माइक्रोमाइसिटिस कहते हैं। ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, तो सॉइल में, एयर में ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप बाहर निकलें तो अपने शूज़ पहने, जो कपड़े पहनते हैं आप वो फुल स्लीव्स के पहने, फुल ट्राउजर्स पहने, सो दैट ये फंगस आपके टच में ना आए। ओके, और इसके अलावा सिम्टम्स देखो क्या क्या होते हैं। पेन एंड रेडनेस इन आइज, नोज, फीवर, हेडेक, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लडी वॉमिट्स एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो ये सब जो है ये सिम्टम्स हैं। ये मेनली नोज को, आइज वाले पोर्शन को साइनस क्रिएट कर देता है, ये सब सिम्टम्स हैं इसके। ओके, और इसमें क्या होता है,
कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जिनको ऑलरेडी कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ हैं, या फिर कोई हार्ट इश्यूज़ हैं, या फिर उनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है स्टेरॉइड्स पे। ऐसे लोग जो हैं इनके लिए ये ज़्यादा डेंजरस है। तो ये ब्लैक फंगस के बारे में हमने पूरा इशू डिस्कस किया है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने ताउते जो साइक्लोन है उसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया था डिटेल में। ये गुजरात को स्ट्राइक करने वाला है, ऐसा वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है, और ये वेरी सिवियर साइक्लोनिक डिप्रेशन कहा जा रहा है इसको। इसके कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और ये कैसे आता है ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। ट्रॉपिक्स के बीच में आएगा, लो प्रेशर एरिया के आसपास आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये सारे फीचर्स आपको इसके पता होने चाहिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। नेमिंग के बारे में ये क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। तो नेमिंग आप देखें तो नेमिंग ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज डन बाय द अफेक्टेड कंट्री। जो कंट्री साइक्लोन से अफेक्ट होती है वही उसकी नेमिंग करती है। सेकेंड बोल रहा है, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स इज इंपॉर्टेंट टू मेक मीडिया रिपोर्ट्स ईजियर, इंक्रीज कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। तो नेमिंग करने की जरूरत इसलिए है सो दैट मीडिया रिपोर्टिंग ईजी हो सके, कम्युनिटी प्रिपेयर हो सके उस साइक्लोन को लेकर, इन सब कारणों से। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। इसकी नेमिंग वो कंट्री नहीं करती जो अफेक्ट हो रही है, इसका एक प्रोसीजर है। ये क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। नेमिंग करना इसलिए ज़रूरी है सो दैट मीडिया रिपोर्टिंग ईजी हो जाए, गवर्नमेंट प्रॉपरली उसके लिए प्लान्स बना पाए। नहीं तो देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे अगर हम साइक्लोन्स का नाम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। डेट के नाम पे रखोगे क्या, टाइम के नाम पे रखोगे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए इसकी नेमिंग की जाती है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन, जैसे साइक्लोन ताइताऊ, इसको कहना इजी है। ऑपरेशन तितली, साइक्लोन तितली, साइक्लोन निसर्ग, ये नाम इजी हैं रेदर देन साइक्लोन ऑफ सम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ओके, तो यहाँ पे ओनली 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखो साइक्लोन ताउते जो है ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक माना जा रहा है। ये अरेबियन सी में है। देखो मोस्टली जो साइक्लोन होते हैं ना वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, और ये साइक्लोन ताउते जो है ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर साइक्लोनिक पैटर्न्स पे भी होने लगा है। देखो क्या है, जो इंडिया है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है। ठीक है, मोस्टली जो साइक्लोन आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरली वार्मर रहता है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि साइक्लोन की कंडीशंस जो हैं फेवरेबल कंडीशंस, उसमें से पहली कंडीशन ये है कि वार्म सी सरफेस होना चाहिए, तो ये ज़्यादा वार्मर रहता है बे ऑफ बंगाल इसीलिए। और दूसरा, ये जो ट्रेड विंड चलती हैं वो इस तरह से चलती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इस डायरेक्शन में ले जाके इंडिया पे स्ट्राइक कराती हैं साइक्लोन्स को। तो ये मेनली रीजन है। पर क्या हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरेबियन जो ओशन है, अरेबियन सी जो है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगा है, और अब यहाँ पे भी फ्रीक्वेंटली साइक्लोन आने लगे हैं। जैसे देखो 3 सालों से यहाँ पे 3-4 साइक्लोन्स बड़े सिवियर वाले आए हैं। जैसे कि एक यहाँ पे आप देखो साइक्लोन मकीनो आया था 2018 में, जिसने ओमान को स्ट्राइक किया था। फिर साइक्लोन वायु आया था 2019 में, जिसने गुजरात को स्ट्राइक किया था। फिर साइक्लोन निसर्ग आया था 2020 में, लास्ट ईयर, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब आया है साइक्लोन ताउते। ओके, और ये प्री मॉनसून साइक्लोन्स हैं। ठीक है, और बहुत रैपिड है। ठीक है, इस तरह से ये इसका ये पाथ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा माना जा रहा है कि 18th 19th मार्च के आसपास ये गुजरात में लैंडफॉल करेगा। अब ये देखो क्या है पूरा साइक्लोन, ये इसके बारे में मैं नेमिंग के बारे में बता देती हूँ। ये आप ट्वीट देख सकते हैं। साइक्लोन ताउते जो है वो इंडियन कोस्ट को सून स्ट्राइक करेगा, और ताउते का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एक लिजार्ड। ठीक है, और ये म्यांमार ने इसको नाम दिया है। ठीक है, अब ये नेमिंग होती कैसे, तो देखो कुल मिला के 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज हैं, मतलब 5 बॉडीज हैं, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से बनी हुई हैं। उसमें से एक है वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, एस्केप इज फॉर एशियन रीजन। ठीक है, तो ये इस रीजन के, एशियन रीजन के लिए जो पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उन्होंने अपने 27th सेशन में, जो कि 2000 ईयर में हुआ था मस्कट ओमान में, उन्होंने एक तरीका बनाया जिससे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेमिंग देंगे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। इस टाइम पे इनिशियली 8 कंट्रीज थी इस सेशन का पार्ट, और इन 8 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे 8 by 8 की। ठीक है, 8 कंट्रीज 8-8 नाम प्रपोज करेंगी, और ऐसे 64 नाम आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 64 नेम्स की ऐसी लिस्ट आ जाएगी। तो ये 64 नेम्स जो हैं ये बारी बारी से जैसे जैसे साइक्लोन आता जाएगा एक एक करके उसको नाम अलॉट करते जाएंगे। जैसे ये 64 खत्म हो जाएंगे फिर एक नई लिस्ट बनाएंगे। तो अब ये नई लिस्ट बनी है क्योंकि ये पुराने नाम खत्म हो गए थे, 8 × 8 यानी कि 64 नाम जो थे वो खत्म हो गए थे।
अम्फान जो था वो लास्ट नाम था साइक्लोन का, जो होके चला गया बहुत पहले। अब नया नाम, नई लिस्ट आई है, ये 169 नेम्स की आई है। तो ये 169 कैसे हो गए? पहले तो 8x8 थे, अब हो गए हैं ये 13x13, यानी कि अब 13 कंट्रीज मिलके ये नाम डिसाइड करती हैं और हर कंट्री 13 नाम प्रपोज करती है, 13 नेम्स प्रपोज करती है। पहले देखो कौन कौन सी कंट्रीज थी? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। आप इसको याद नहीं भी करना चाहो तो देखो ऐसे याद कर लेना कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को जो डायरेक्टली टच करती हैं वो कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद अब ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये 45th सेशन जो हुआ था 2018 में, ओमान में ही हुआ था ये भी, तो इसमें इन 5 कंट्रीज को भी इंक्लूड किया गया था। तो अब 169 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज हैं, और 13 कंट्रीज ने, ईच कंट्री ने 13 नेम प्रपोज किए हैं, तो 169 नेम्स हो गए हैं। और इन 169 नेम्स को बारी बारी से, जैसे पहला नाम जो भी है, ए नाम है सपोज, तो अब जो भी पहला साइक्लोन आएगा उसको ए नाम दिया जाएगा, सेकंड साइक्लोन आएगा उसको बी नाम दिया जाएगा। तो ये जो साइक्लोन ताउते है ना, ये 4th नेम है, ठीक है, 4th नेम है ये नई लिस्ट का। तो ये सब याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइटनिंग, कि लाइटनिंग के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ बताना है। इट इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड के टॉप एंड बॉटम के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफरेंस से होती है ये। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग जो है वो हार्मलेस होती है, और इंटर क्लाउड इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग जो है ये विजिबल एंड हार्मफुल होती है। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के डिफरेंस के कारण बनती है ये लाइटनिंग, ठीक है। किसके बीच में? क्लाउड के टॉप और क्लाउड के मिडिल, क्लाउड के बॉटम में जो अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके कारण ये बनती है लाइटनिंग। सेकंड जो है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग जो है ये हार्मलेस है, ये गलत है। देखो क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग होती है वो हार्मलेस नहीं, हार्मफुल होती है। बाकी जो क्लाउड्स के बीच में या क्लाउड के विद इन जो लाइटनिंग होती है वो हार्मलेस होती है। तो ये उल्टा लिखा है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में, तो ओनली 1 इज करेक्ट। अब देखो लाइटनिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखो सबसे पहले तो आपने सुना होगा आसाम में 18 एलिफेंट्स की डेथ हो गई लाइटनिंग के कारण। तो पहले लाइटनिंग क्या होती है ये समझते हैं। तो देखो ये है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। आपने क्लाउड्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े होंगे। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वो होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो ये जो क्लाउड्स हैं इनमें क्या होता है ना, वाटर पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, और ये वाटर पार्टिकल वाटर क्रिस्टल्स के मूव करने से कोलिजन होता है इनका। इस कोलिजन के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्रिएट होता है, और अलग अलग रीजन्स जो हैं क्लाउड के उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच में नेगेटिव है और सबसे नीचे पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये चार्जेस यहाँ पे बनते हैं। अब देखो क्या होता है ना, इस चार्जेस में जब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए किसी क्लाउड के रीजन में, तो वहाँ से फिर स्ट्राइक होना चालू होती है लाइटनिंग, ठीक है, करंट पास होना स्टार्ट होता है। अब अर्थ जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन ये न्यूट्रल भी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन आप देखें तो जैसे सेंटर में आपको दिख रहा है नेगेटिवली चार्ज, इसके रिस्पेक्ट में तो फिर अर्थ पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। मतलब अर्थ न्यूट्रल है, लेकिन इस नेगेटिव जो है अर्थ के, ये क्लाउड के सेंटर में जो नेगेटिव चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव है अर्थ। तो इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जब अट्रैक्शन होता है तो इस तरह से इनके बीच में करंट पास होता है और इसके कारण लाइटनिंग होती है। अब ये लाइटनिंग विद इन द क्लाउड भी हो सकती है। देखो ये इसके बीच में हो रही है ना, ये आप दिख रहा होगा, ये विद इन द क्लाउड है, ठीक है। ये इंटर क्लाउड है, ये दो क्लाउड्स के बीच में है, और ये है क्लाउड से ग्राउंड के बीच में। तो ये जो दोनों लाइटनिंग है, इंटर क्लाउड और विद इन द क्लाउड, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जो ये वाली लाइटनिंग है ना क्लाउड से ग्राउंड तक के लिए, ये हार्मफुल है क्योंकि ये हमको अफेक्ट करेगी। ओके, तो ये लाइटनिंग का पूरा फिनोमेना है। अब लाइटनिंग के टाइप्स कैसे होते हैं? देखो एक तो होता है डायरेक्ट फ्लैश। इसमें ये माना जाता है कि सपोज अपन ये एलिफेंट का ही एग्जांपल लें, तो ऊपर से लाइटनिंग हुई और ऊपर से लाइटनिंग जो हुई वो सीधे एलिफेंट के ऊपर हुई, तो ये हो गया डायरेक्ट फ्लैश। दूसरा होता है साइड फ्लैश। साइड फ्लैश ये आपको फर्स्ट इमेज में दिखेगा। साइड फ्लैश का मतलब क्या है? देखो आपको पता होगा लाइटनिंग जो है वो ज़्यादा होती है उन ऑब्जेक्ट्स पे जो टॉलर होते हैं। तो सपोज कि मान लो कि लाइटनिंग यहाँ से ट्री के ऊपर हुई और ट्री के पास में कोई एलिफेंट खड़ा था, यहाँ से पास होके साइड से होती हुई एलिफेंट के पास गई, तो दिस इज नोन एज साइड फ्लैश। तो टच पोटेंशियल क्या है कि यहाँ पे एलिफेंट ने सीधे उसके कांटेक्ट में था, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में था एलिफेंट जिसके ऊपर लाइटनिंग हुई है। जैसे कि ये वाला आप देखो, इसकी जो ट्रंक है, टस्क है, ये इसको ट्री को टच करती हुई है, तो सीधे इसके थ्रू लाइटनिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, सीधे इसके थ्रू करंट पास हो गया एलिफेंट में। और चौथा है
स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो मोस्टली 4 लेग्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट, ठीक है, तो इसके ये हैं 4 लिम्स, ये हैं बैकवर्ड लिम्स, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब सपोज कि ये ट्री के ऊपर इस तरह से लाइटनिंग गिरी, ये ग्राउंड के थ्रू पास हुई, और यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में, दोनों लिम्स के बीच में जब ये लाइटनिंग पास हुई तो एक क्लोज्ड सर्किट बन गया, और इस क्लोज्ड सर्किट होने के कारण एलिफेंट को लगा करंट। तो ये माना जा रहा है कि आसाम में जो लाइटनिंग हुई है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिफेंट्स की डेथ हुई है इस तरह के लाइटनिंग के कारण, जो कि है स्टेप पोटेंशियल। तो स्टेप पोटेंशियल में क्या होता है, जो भी एनिमल है उसके 4 लिम्स होंगे, ठीक है, 4 लिम्स होंगे, तो जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा ना आगे वाले और पीछे वाले लिम्स के बीच में, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस तरह से माना जा रहा है कि इस स्टेप पोटेंशियल के कारण ही इलेक्ट्रिक चार्ज एनिमल्स में, एलिफेंट्स में फैला और इनकी डेथ हुई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइपरटेंशन। दिस इज आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाइपरटेंशन के बारे में बताना है। इट इज कॉज्ड मेनली बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होता है, हाई डाइट सोडियम कंटेंट के कारण होता है, प्रोसेस्ड फैटी फूड, टोबैको एंड अल्कोहल यूज के कारण होता है। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। सेकेंड है abnormally high blood pressure and a combination of high psychological stress is known as hypertension। तो हाइपरटेंशन का मतलब है एक तो हाई ब्लड प्रेशर होना प्लस ज़्यादा स्ट्रेस लेना, उसके कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब देखो हाइपरटेंशन जो है ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि आज 17 मई है और आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, ठीक है। और आज की थीम क्या है, मेजर योर ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंगली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ये थीम है, ठीक है। अब हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या कारण होते हैं उसके। पहला कारण तो होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होना फूड में, एक्सरसाइज नहीं करना, वेट बहुत ज़्यादा होना, ये सारे इसके इश्यूज रहते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, विच आर वेरी इंटेंस डिसीजेज, ओके। तो ये सब होते हैं ब्लड प्रेशर के कारण। अब देखो हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, इसके कोई सिम्टम्स आपको सीधे तौर पे देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके सिम्टम्स सीधे तौर पे आपको देखने को नहीं मिलते। और ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है आर्टरीज में बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहता है। और ये जो है ये मेनली अगर आप देखें यूजुअली कितना होना चाहिए, 140/90 एंड 180/120 जो है वो बहुत सिवियर हो जाता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो बहुत इजी ट्रीटमेंट्स हैं इसके। वेट लॉस करना सबसे पहली चीज़, डाइट करना और डाइट में सॉल्ट कंटेंट को कम रखना, एक्सरसाइज करना, ओबेसिटी से बचना, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट रखना, और ऐसे फूड्स को अवॉइड करना जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो, ठीक है। फिर इनटेक ऑफ सोडियम यानी कि सॉल्ट का कंटेंट कम रखना, कैल्शियम और विटामिन डी के कंटेंट को बढ़ाना, ये सारे जो हैं ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट्स हैं। तो इसका मेजर आपको कॉज मैंने बता दिया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सेफ डे एंड थैंक यू।